नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है हिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में। हिस्ट्री क्लास 12th एनसीईआरटी, जो कि हमारी पाठ्यपुस्तक हैं एनसीईआरटी की हैं। तो पूर्व में जो मैंने वीडियो बनाया था, उस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 है वो नहीं लिए थे। तो इस वीडियो में जो मैंने छोड़ दिए थे 3 प्रश्न, और पाठ का नाम है ईंटें, मनके और अस्थियां, पाठ संख्या 1 या पाठ संख्या फर्स्ट, चैप्टर नंबर फर्स्ट। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 5, 8 और 9 हम वापस से जो है समझने का प्रयास है वो करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न है कि नीचे दिए गए चित्र को देखिए और उसका वर्णन कीजिए। शव किस प्रकार रखा गया है और उसके समीप कौन सी वस्तुएं रखी गई है। देखिए, शव को समझना है कैसा है, किस प्रकार रखा गया है और कौन सी चीज़ें शव के पास है वो पड़ी है। क्या शरीर पर कोई पुरावस्तुएं हैं? क्या इनसे कंकाल के लिंग का पता चलता है? तो हमें कंकाल को समझना है कि वो कंकाल क्या कहता है। तो देखिए, कंकाल की स्थिति को देखना है। तो ये कंकाल, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे कंकाल है वो दिख रहा है, जो कि हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के दौरान मिला है। और इस कंकाल की सिचुएशन को हम देख सकते हैं कि खुदाई के दौरान इस कब्रगाह के अंदर से ये मिला है। और साथ में इस कंकाल को जब दफनाया गया था तो उसके साथ विभिन्न सामग्री ये भी मिली है। तो ये हम सामग्री को अगर देखें तो ये जगनुमा आकृति दिखाई दे रही है। ये पीछे छोटी छोटी कुछ आकृति के बर्तन और पड़े हैं छोटे छोटे। ये मटके नुमा आकृति है। ये सुराई या तिपाई कह सकते हैं, जो कि बर्तन या तस्तरी हम कह सकते हैं, प्लेट है, ये भी हम देख सकते हैं। ये भी कुछ न कुछ सामग्री को रखने के लिए काम में लिया गया मृत भांडे। ये सारे के सारे अगर हम बर्तन देखें तो सबके सब मिट्टी के बने हुए बर्तन हैं। कोई कीमती वस्त्र जो है बर्तन नहीं है। और वहीं अगर हम इस शव को देखें तो जो है शव के यहाँ पर अगर हम हाथ की तरफ देखें तो यहाँ पे कुछ आभूषण वगैरह है वो थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, आभूषण की झलक है वो दिखाई दे रही है। और इसके अलावा हमें अन्य जो है नई चीज़ें दिखाई दे रही है। तो हम किस आधार पर शव का परीक्षण करेंगे तो वो हम इसमें जानने का प्रयास है वो करते हैं। देखिए, उत्तर समझते हैं कि इस शव को देखने से पता चलता है कि शव को उत्तर दक्षिण दिशा में दफना कर रखा गया था। यानी कि इसको इस दिशा में, हो सकता है कि वहाँ पर ऐसा कुछ नियम हो या ऐसे अपने उनके धार्मिक तरीके हो। शव के साथ कुछ दैनिक उपयोग की वस्तुएं रखी गई। तो वस्तुएं हमने देखी है कि जो सारी चीज़ें हैं वो पड़ी हैं। इनसे स्पष्ट होता है कि हड़प्पा निवासी मरणोपरांत जीवन में विश्वास रखते थे। अब मरणोपरांत जीवन से तात्पर्य कि मरने के बाद दोबारा से उनका जन्म होगा, तब ये सारी चीज़ें हैं वो उनको दोबारा से प्राप्त होगी। तो ऐसा वो सोचते होंगे। शव के पास कुछ बर्तन रखे गए, इनमें से एक पानी का जग है और साथ में दूसरे ढके हुए बर्तन में संभवतः खाने की सामग्री रखी गई होगी। ऐसा इतिहासकार मानते हैं कि बर्तन ढके हुए हैं या सुराईदार जो तस्तरियाँ जो बनी हुई है इस प्रकार से, तो उसमें कुछ न कुछ किसी न किसी प्रकार की खाद्य सामग्री रखी गई होगी। और साथ में एक छोटी सी तिपाई भी दिखाई देती। तिपाई मतलब वही एक ऐसा सांचा जो बना हुआ है, उसको तिपाई कहा गया है। उसके ऊपर प्लेट को देखकर लगता है कि इसमें खाना परोसने के लिए रखा गया होगा। तो कहने का मतलब है कि वो शव के कहने का मतलब है मृत्यु के उपरांत जीवन में जो है विश्वास रखते थे कि दोबारा से पुनर्जन्म होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं वो मृतक को वापस दोबारा जन्म होने पर प्राप्त होगी, उसे किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, ऐसी उनकी मान्यता रही होगी। मृत शरीर पर कुछ पुरावस्तुएं भी दिखाई देती है। अब हालांकि हमें पूरी तरह से स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी कुछ आभूषण वगैरह दिखाई दे रहे हैं, यद्यपि ये स्पष्ट नहीं है। और साथ में लगता है कि जो है एक हड़प्पाई शवाधान, ईंटें, मनके और अस्थियां, शरीर को कुछ आभूषण पहनाए गए होंगे। यानी कि हमने जो है ये पाठ पढ़ा ही है, शवाधान यानी और पाठ का नाम है ईंटें, मनके और अस्थियां। तो इसके अंदर जो है मृतक को विभिन्न प्रकार के आभूषण भी पहनाए गए जाते होंगे। मृत शरीर की पुरावस्तुओं से उसके लिंग का पता लगाया जा सकता है। तो हालांकि जो वस्तुएं हमें खुदाई के दौरान मृतक के कंकाल से प्राप्त होती है तो उस आधार पर लिंग का पता लगाना आसान होता है। जैसे कि क्यों लगाना आसान होता है वो भी हम समझ लेंगे। उदाहरण के लिए जैसे हार है, कंगन है, भुजबंद है, अंगूठी है आदि जो है हड़प्पाई स्त्री और पुरुष दोनों ही ये सारे आभूषण है वो धारण करते थे। यानी वहाँ पर ये देखने को मिलता है कि महिलाएं और पुरुष दोनों ही आभूषण पहनते थे। किंतु चूड़ियाँ जैसे जो कि हाथ में पहने जाने वाला, और करधनी जो कमर में पहने जाने वाली, बाली यानी कान में जो बालियाँ पहनी जाती है, बूंदे यानी छोटे टॉप्स कह सकते हैं, नथुनी यानी नाक में पहने जाने वाली, और पायजेब जैसी ये आभूषण केवल महिलाएं पहनती थी। तो इस आधार पे जैसे जो लिंग उसमें अगर हम पहचानने की कोशिश करें उस शव के अंदर, तो उसमें एक चूड़ी नुमा आकृति या कह सकते हैं कुछ हाथ पे कुछ आभूषण पहना देखा है। तो ऐसी स्थिति में मे बी कि हो सकता है कि ये किसी महिला का शव हो सकता है।
हालांकि इतिहासकार इसके बारे में श्योर नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा माना गया है। फिर दूसरा प्रश्न है हमारा कि चर्चा कीजिए कि पुरातत्वविद किस प्रकार अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। तो ये प्रश्न संख्या है वो 8 है जो छूटी हुई थी। तो प्रश्न संख्या 8 जो कि पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर है, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि पूर्व में जो मैंने वीडियो बनाया था पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर, उसमें मैंने 3 प्रश्न शामिल नहीं किए थे, तो अब उसके अंदर ये 3 प्रश्न है वो शामिल हैं। तो ये प्रश्न संख्या 8 है कि चर्चा कीजिए कि पुरातत्वविद किस प्रकार अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। तो अतीत का पुनर्निर्माण कैसे करना, यानी अतीत को कैसे समझा जाता है। अतीत यानी जो गुजरा हुआ कल है, और पुनर्निर्माण यानी वर्तमान संदर्भ में उसको देखना। जैसा कि हम देखते हैं कि विद्वानों को हड़प्पा में पाई गई लिपियों को पढ़ने में कोई खास सफलता नहीं मिली, क्योंकि हड़प्पाई लिपि को आज तक कोई भी इतिहासकार है वो नहीं समझ पाया है, उन्हें इस प्रकार यहाँ पर सफलता नहीं मिली है। और ऐसे में पुरातत्वविदों के लिए पुरावस्तुएं ही हड़प्पा संस्कृति के पुनर्निर्माण में सहायक रही है। तो जो चीज़ें, लिपि को पढ़कर तो हम बहुत कुछ जान सकते हैं, लेकिन अगर लिपि ही नहीं पढ़ी जाए तो जो है अन्य तरीके खोजने पड़ते हैं। तो हड़प्पा की लिपि है वो वर्णमालीय नहीं है, और फिर चित्रात्मक लिपि है। तो इतिहासकारों ने उन्हें समझने का प्रयास तो किया है, लेकिन फिर भी उसे पूरी तरह से किसी को भी सफलता नहीं मिली है। तो आज तक ऐसा कोई विद्वान नहीं हुआ है जिसने हड़प्पा लिपि को समझा हो। तो लिपि अगर समझते तो इतिहासकारों को काफ़ी जो है सहायक जानकारी मिल सकती थी, लेकिन नहीं मिलती है। तो इतिहासकार अतीत को समझने के लिए जो भी सामग्री उत्खनन या खुदाई के दौरान प्राप्त हुई, उसी से वो अतीत को समझने का प्रयास है वो करते हैं। अब खुदाई में क्या क्या प्राप्त हुआ? खुदाई में मिट्टी के बर्तन, औजार, आभूषण, धातु, मिट्टी और पत्थरों जैसी की घरेलू वस्तुएं भी प्राप्त हुई है। कुछ अज्वलनशील कपड़ा और चमड़ा, लकड़ी, रस्सी आदि लुप्त हो चुके हैं। यानी सामग्री तो अनेक प्रकार की मिली है, और जिसमें कुछ सामग्री है वो लुप्त हो चुकी है या नष्ट हो जाती है समय के साथ। कुछ चीज़ें ही बची है, जैसे पत्थर, चिकनी मिट्टी, धातु, टेराकोटा आदि। टेराकोटा यानी कि ये चीज़ें तो आपको समझ में आ सकती है। टेराकोटा यानी मिट्टी के बने हुए खिलौने, मिट्टी की बनी हुई मूर्तियाँ, मिट्टी के बने हुए कुछ ऐसे विशिष्ट बर्तन वगैरह जिन्हें टेराकोटा कहा गया है। तो टेराकोटा जो है वो मिट्टी से बनाया जाता था, लेकिन साथ में इस मिट्टी के अंदर अन्य प्रकार की कुछ सामग्री भी मिलाई जाती थी। साथ में जो घोड़े या गधे की लीद को मिलाकर है जो खिलौने वगैरह बनाए जाते थे, उसको मजबूती देने के लिए, और फिर उसे आग में पकाकर उसके ऊपर रंग रोगन करके सुंदर बनाया जाता था। तो टेराकोटा की जो कला है वो राजस्थान के जो है राजसमंद जिले की मौलेला नाम है, गांव है, मौलेला के अंदर की टेराकोटा की कला है वो काफ़ी फेमस है। इसके खिलौने काफ़ी विश्व प्रसिद्ध हैं, तो कई विदेशों तक है ये खिलौने, ये मूर्तियाँ या टेराकोटा की सामग्री है वो बाहर के देशों तक जाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि शिल्पियों द्वारा कार्य करते हुए कुछ प्रस्तर पिंड, अब प्रस्तर पिंड यानी पत्थर, ठीक है, अपूर्ण वस्तुओं को उत्पादन के स्थान पर काटते या बनाते समय फेंक दिया जाता था। हम सभी देखते हैं बहुत सारे कारीगर हैं हमारे आसपास काम करते हैं, शिल्पकार काम करते हैं, कोई मूर्तियाँ बनाता है, कोई धातु के चीज़ें बनाता है। तो क्या होता है कि जो चीज़ कचरा या मलबा जो बच जाता है या कुछ टूटी फूटी चीज़ें होती है उसे कचरे के रूप में फेंक दिया जाता है, और बाद में वहीं पर ढेर लग जाया करता होगा। तो इतिहासकारों ने जब खुदाई की, उत्खनन किया, तो उन्हें ऐसी कई चीज़ें मिली जो टूटी फूटी या कटी फटी अवस्था में मिली, चाहे वो पत्थर के पिंड हो या और भी कई चीज़ें टूटी फूटी चीज़ें हैं। तो मोस्ट ऑफ उसका निष्कासन कर दिया जाता है, फेंक दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में वो चीज़ें भी इतिहासकारों को अतीत को समझने में महत्वपूर्ण जो है सहायक रही है। यही पुरावस्तुएं हमारे लिए उपयोगी साबित हुई, नहीं तो हमें संस्कृति के महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी अधूरी ही प्राप्त होती, तो यानी अन्यथा ये सारी जानकारी हमें नहीं मिलती। पुरातत्वविदों ने उन्हीं पुरावस्तुओं के आधार पर मानव जाति की क्रमिक विकास को चिन्हित किया। अब मानव जाति के क्रमिक विकास से तात्पर्य है कि जो है हड़प्पा सभ्यता अत्यंत प्राचीन सभ्यता मानी गई है, और वहाँ पर किस प्रकार से सिंधु नदी और उसके आसपास के क्षेत्रों में जन समूह है वो बसा होगा, फिर धीरे धीरे वहाँ पर बस्तियाँ बनी होगी, फिर शहर निर्मित हुए होंगे। तो इसके लिए इसे मानव जाति के क्रमिक विकास को बताया है, और उनका वर्गीकरण धातु, मिट्टी और पत्थर, हड्डियाँ आदि के रूप में किया गया है। इसके साथ ही पुरातत्वविद दूसरा महत्वपूर्ण प्रभाव है मौसम और उन तत्कालिक कारणों को भी वो मानते हैं अतीत को समझने के लिए, कि जैसे उन्हें आभूषणों और औजारों आदि पर दिखाई दिए कि कुछ ऐसे प्रभाव, यानी कह सकते हैं कि
स्थान विशेष पर अलग अलग चीज़ें वगैरह पाई जाती हैं। पुरातत्वविद पुरावस्तुओं की पहचान एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया के द्वारा करते हैं। अब विशेष प्रकार की प्रक्रिया क्या होती है, जिसे आपने साइंस में भी पढ़ाई होगा, जिसमें कहा जाता है कार्बन 14 जो है विधि है या प्रोसेस होता है, कार्बन 14 या कार्बन 14 विधि। उसके अंदर जो पुरानी वस्तुएं वगैरह जो खुदाई के दौरान मिलती है, तो उसका साइंटिफिक तरीके से, प्रयोगात्मक तरीके से जो है उसका अन्वेषण, जाँच पड़ताल या खोजबीन की जाती है, और उसके बाद जो है विभिन्न प्रकार के केमिकल उसमें यूज़ होते हैं, और उसके बाद उस वस्तु की पहचान है वो की जाती है। तो इससे पता चल जाता है कि कौन सी वस्तु कितनी पुरानी है। जैसे किसी संस्कृति विशेष में रहने वाले लोगों के बीच में क्या सामाजिक और आर्थिक भिन्नताएं थी, यानी इतिहासकार ये भी समझते हैं उन चीज़ों के आधार पे कि क्या समाज में आर्थिक और सामाजिक भिन्नताएं थी, यानी समाज में विभिन्न वर्ग मौजूद थे, या अर्थव्यवस्था के आधार पे समाज में कुछ ऐसे जैसे धनी या अमीर या गरीबी का जो है फ़र्क है वहाँ पे मौजूद था या नहीं। तो इस प्रकार से भी पुरातत्वविद है अपना आकलन है वो लगाते हैं। इन चीज़ों को देख कर ही वो ये ऐसा आकलन कर पाते हैं। जैसे हड़प्पा सभ्यता कालीन मिस्र के पिरामिडों में कुछ राजकीय शवाधान प्राप्त हुए। राजकीय शवाधान यानी शासकों से संबंधित या वीआईपी जन के संबंधित कह सकते हैं। मिस्र के अंदर जो पिरामिड मिले हैं, उन राजकीय शवाधानों के पास बड़ी मात्रा में धन संपत्ति क्या जो है मिली है। तो कहा जाता है कि मिस्र के पिरामिडों को अगर खोद दिया जाए या उन्हें देखा जाए तो वहाँ पे अथाह धन संपत्ति है मिस्र के पिरामिडों के अंदर है दफनाई गई, क्योंकि ये पिरामिड किसी न किसी शासक या राजाओं से संबंधित है। फराहो जो कि वहाँ के शासकों को कहा जाता था, फरोहा या फराहो के नाम से, तो वहाँ पे बहुत अधिक धन संपत्तियाँ हैं वो दफनाई गई थी। और उसके पीछे मिस्र के निवासियों का या मिस्र के शासकों का भी यही मानना था कि मृत्यु के पश्चात जीवन पुनः मिलेगा। तो वहाँ पे मम्मी भी बनाई गई थी, यानी शव को सुरक्षित भी रखा जाता था। इसके पीछे यही रीज़न है कि दोबारा से जान आएगी उनमें, दोबारा से सांसें आएगी और दोबारा से एक नव जीवन की शुरुआत है वो होगी। तो इसी के चलते, इसी आशा के चलते उन्होंने ऐसा किया होगा। पुरातत्वविदों ने कुछ घटनाओं को अनुमानित भी किया है। तो इस आधार पे इतिहासकार भारतीय जो है हड़प्पा कालीन इतिहासकार भी या हड़प्पा सभ्यता की खोज के इतिहासकार भी ऐसा मानते हैं कि उस समय वहाँ पर भी सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर भी ऐसी व्यवस्थाएं शायद मौजूद रही होगी, जिसके आधार पे सामाजिक भिन्नता को समझा जा सकता है। उदाहरण के लिए पुरातत्वविदों ने हड़प्पाई धर्म को अनुमान के आधार पर आंका है। अब अनुमान लगाए, क्योंकि धर्म को समझना आसान नहीं होता। मूर्तियां वगैरह बहुत अधिक मात्रा में नहीं मिली, लेकिन फिर भी इतिहासकारों ने अनुमान लगाया है। तो अर्थात कुछ विद्वान वर्तमान से अतीत की ओर बढ़ते हैं। अब वर्तमान से अतीत की ओर बढ़ना यानी वर्तमान में हम जिन देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वर्तमान में हम जिन जो है वृक्षों की पूजा करते हैं, पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, तो उनको समझते हुए अतीत को समझने का प्रयास करना, वो होता है अतीत की ओर बढ़ना। कुछ नीतियों और पात्रों के संबंध में, कुछ पत्थर की चक्कियों के बारे में जो है नीतियाँ युक्ति संगत रही। तो इतिहासकार इन चीज़ों को तो समझ पाए, जैसे बहुत सारी मृद भांड या जो है चीज़ें हैं वो मिली है, तो उस आधार पे तो वर्तमान संदर्भ में उसको देखकर इतिहासकार है वो समझ पाते हैं कि कौन सा पात्र कितना पुराना है या क्या चीज़ है या वो किसके उपयोग में आता होगा। और वहीं पत्थर की चक्कियाँ भी मिली। अब पत्थर की चक्कियाँ क्या होती? पत्थर की चक्कियाँ जैसे अवतल चक्की, या जैसे अवतल चक्की से मतलब है कि जो अन्न पीसने के काम में आती थी, जैसे पट्टा और पट्टे के ऊपर पट्टा और उसके बाद इसके ऊपर एक डंडा होता था जिसमें अनाज वगैरह पीसा जाता था। इसके अलावा जो है खरल नुमा आकृति जिसमें अन्न को या विभिन्न प्रकार के मसालों को कूटा या पीसा जाता था। तो आप खरल तो हम वर्तमान में भी काम में लेते हैं। इस प्रकार की चक्कियाँ भी आज भी गाँव में हमें देखने को मिल जाती है। इसके अलावा सिलबट्टा जिसे हम कहते हैं, सिलबट्टा जो कि पत्थर का जो सिलबट्टा हुआ करता था, और जो है एक छोटा पत्थर होता था जिसको इसके ऊपर है कोई भी सामग्री या चटनी वगैरह रखने से इसको पीसा जाता था। इस प्रकार से सिलबट्टा ये भी उपयोगी था। तो इस प्रकार की कई प्रकार की ये चीज़ें हड़प्पा कालीन सभ्यता में मिली है। तो इतिहासकारों ने इसे चक्कियों का नाम है वो दिया है। तो इसे तो आसानी से समझा जा सकता था, लेकिन कुछ धार्मिक प्रतीकों के स्थान पर इतिहासकार थोड़े से संदेह की स्थिति में रहे, क्योंकि वो नहीं समझ पाए। तो उन्होंने जिन चीज़ों को वो नहीं समझ पाए, उन्होंने उनको धार्मिक महत्व का मान लिया। जैसे कि कई मोहरों पर रुद्र के चिन्ह अंकित है। रुद्र यानी भगवान शिव से संबंधित ले सकते हैं। तो शिव की पूजा तो हम वर्तमान में भी करते ही हैं, अनेक रूपों में हम शिव को जानते हैं। तो रुद्र देवता के चिन्ह अंकित है। पुरावस्तुओं की उपयोगिता की समझ हम आधुनिक समय के प्रयुक्त वस्तुओं से उनकी समानता के आधार पर ही लगाते हैं। तो हम अधिकतर जो भी पुरावस्तुएं या प्राचीन वस्तुएं देखते हैं, उसका आकलन हम इन नवीन चीज़ों के आधार पर या आधुनिक काल में जिन चीज़ों का हम उपयोग करते हैं, या जो हमने आंखों देखी हुई जो चीज़ है उसी के आधार पर उसको समान रूप से महसूस करते हुए हम उसका आकलन करते हैं, या इतिहासकार उसका आकलन है वो करते हैं। इसके अलावा उदाहरण स्वरूप कुछ हड़प्पा स्थलों पर मिले कपास के
टुकड़ों के विषय में जानने के लिए हमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष साक्ष्यों जैसे कि मूर्तियों के चित्रण पर निर्भर रहना पड़ता है। कि बहुत सारे ऐसे भी चीज़ें मिले हैं जैसे कि अप्रत्यक्ष साक्ष्य और मूर्तियों के चित्रण पर। अब मूर्तियां भी विभिन्न प्रकार की मिली है, तो यहाँ पर कुछ वस्तुएं पुरातत्वविदों को अपरिचित लगी। जैसे कि एक मूर्ति ऐसी मिली है जिसके ऊपर जैसे मुकुटनुमा कोई आकृति सी बनी हुई है। एक मूर्ति ऐसी मिली है जिसके गर्भ से पौधा है वो बाहर आते हुए दिखाया गया है। तो विभिन्न प्रकार की इस प्रकार से मूर्तियों का मिलना, यानी कि इसे पृथ्वी माता या धरती माता के नाम से जो है जाना गया है। और एक और मूर्ति है तो वो मातृ सत्ता के बारे में या मातृ देवी की मूर्ति है वो मानी गई। तो इतिहासकार उसका आकलन है वो अपनी समझ के आधार पे या जो है वर्तमान संदर्भ में जो है करते हैं। जैसे मूर्ति पूजा हम आज भी करते हैं। आज भी हम जो है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी आज भी हमारे समाज में नारी को उचित सम्मान या दर्जा है वो दिया जाता है। आज भी हम देवियों के रूप में अनेक देवियों की पूजाएं करते हैं। घरों के अंदर हर एक की कुल देवी होती है, कुल देवता होते हैं। तो यानी कि मातृ सत्तात्मक या मातृ देवी की पूजा, पृथ्वी माता की पूजा वो लोग भी किया करते होंगे, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। तो उन्होंने धार्मिक आधार उसको दे दिया है। कुछ मोहरों पर अनुष्ठान के दृश्य यानी वेदिकाएं वगैरह बताना या अनुष्ठान या हवन यज्ञ की सामग्रियों से संबंधित है, तो उस आधार पर उन्होंने उसे धार्मिक महत्व का मान लिया। पेड़ पौधे या प्रकृति पूजा के संकेत मिलते हैं। जैसे आज भी हम लोग क्या करते हैं, पीपल की पूजा करते हैं, वृक्ष जो है बड़ की पूजा करते हैं, आंवले की पूजा करते हैं, नीम की पूजा करते हैं, तुलसी की पूजा करते हैं। तो आज भी ये सारे हिंदू धर्म और रीति रिवाज के अनुसार ये सारे पेड़ पौधे जो है इनकी पूजा आज भी हमारी समाज में की जाती है। और वही साइंटिफिक रीजन से भी अगर देखा जाए तो ये हमें अधिक मात्रा में ऑक्सीजन वगैरह देते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये उपयोगी पौधे हैं। तो वहीं हड़प्पा कालीन सभ्यता के लोग भी इन सारे पेड़ पौधों की पूजा किया करते थे। तथा पत्थर की शंक्वाकार वस्तुओं को लिंग के रूप में दर्शाया गया है। तो पत्थर की शंक्वाकार आकृतियां भी मिली है जिसे इतिहासकारों ने लिंग रूप में माना है। तो लिंग से तात्पर्य शिवलिंग या जो है धार्मिक जो है आधार जिसे कह सकते हैं। तो आज भी हम शिवलिंग की पूजा करते हैं। और यहाँ पर छोटे छोटे लिंग नुमा आकृतियाँ जो मिली है जिसे इतिहासकारों ने इसे शिवलिंग से या धार्मिक प्रोसेस से जोड़ा है। और कुछ इतिहासकार इसे जो है पासे के रूप में भी जानते हैं कि कुछ का ये मानना है कि ये पासे होंगे जो कि इनके खेल के लिए काम में आते होंगे। लेकिन जो है ये पासे से ज़्यादा जो है धार्मिक महत्व की चीज़ लगती है। कारण क्या है, ये शंक्वाकार आकार, शंक्वाकार यानी सी कोणनुमा आकृति, ठीक है ना। तो ये धार्मिक महत्व की इसलिए लगती है क्योंकि इसके अंदर विभिन्न बहुमूल्य पत्थरों का यूज़ है वो किया गया है। लाजवर्थ है, कार्निलियन है और भी जेस्पर है। तो इस प्रकार के पत्थरों का उपयोग होने के कारण ये धार्मिक महत्व की चीज़ें हो सकती है। और इसके अलावा पुरातत्वविदों ने कोट दीजिए सिंधु नदी के तट पर और 39 फीट नीचे मानव जीवन वृत्ति के अवशेष भी प्राप्त किए हैं। यानी कि वहाँ पर सिंधु नदी के तट पर, यानी कि वहाँ पर जो है जनसंख्या घनत्व रहा होगा या वहाँ पे जीवन है वो संभव रहा होगा। तो वहाँ पे जन है वो बसे हुए होंगे। तो ऐसे भी कई प्रकार के अवशेष हैं वो मिले हैं। कौशाम्बी के निकट चावल और हड़प्पा कालीन मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं जो कि भारत के अंदर ही है। इसके अलावा लोथल से बाट जो कि नापतोल के साधन वगैरह होते हैं, वो चूड़ियाँ और पत्थर के आभूषण भी प्राप्त हुए। तो विभिन्न प्रकार के आभूषण भी खुदाई के दौरान, उत्खनन के दौरान इतिहासकारों को प्राप्त हुए हैं। तो वो इस आधार पे इतिहास को समझने का प्रयास है वो करते हैं। काले और लाल रंग की मिट्टी के बर्तन भी जो है वो मिले हैं। और अब काले और लाल रंग की मिट्टी के बर्तनों का मिलना वो है कि अगर हम हड़प्पा सभ्यता को देखें, सिंधु घाटी सभ्यता को देखें, तो ये सभ्यता काफ़ी बड़ी सभ्यता थी जिसमें पाकिस्तान शामिल है, हिंदुस्तान शामिल है, कुछ हिस्से हिंदुस्तान के शामिल है, कुछ हिस्से पाकिस्तान के शामिल है, अफगानिस्तान के कुछ हिस्से शामिल है। तो ये इतना बड़ा भौगोलिक क्षेत्र था सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का। और ऐसी स्थिति में हर जगह एक जैसी मिट्टी या एक जैसा जो है मिट्टी का रूप है देखने को नहीं मिलता है। तो मृदा के अनेक रूप हैं, हम एसएसटी में पढ़ते हैं, साइंस में भी पढ़ते हैं। तो अनेक रंग की मृदा जिसमें लाल रंग की मिट्टी मिलती है, पीले रंग की मिट्टी मिलती है, काली मिट्टी मिलती है। तो इस प्रकार से जहाँ जो स्थान विशेष पर जो मिट्टी मौजूद होती होगी उसी के आधार पर उन लोगों ने अपने अपने बर्तन बनाए होंगे। तो बर्तनों में इस कारण है वो बदलाव देखने को मिलता है। पुरातत्वविदों ने विभिन्न वैज्ञानिकों की मदद से मोहनजोदड़ो और हड़प्पा पर कार्य किए। तो बहुत सारे पुरातत्वविदों ने हड़प्पा सभ्यता को समझना या सिंधु घाटी सभ्यता को समझने के लिए प्रयास किए, और खासतौर से मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, क्योंकि ये दोनों प्रमुख बस्तियां या प्रमुख स्थान थे। मोहनजोदड़ो जो कि एक प्रमुख शहरी इलाका था, और हड़प्पा है जो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के कारखाने, उद्योग वगैरह मौजूद थे। जनसंख्या घनत्व यहाँ पर भारी मात्रा में मौजूद था। तो जो है विभिन्न वैज्ञानिकों और इतिहासकारों ने, पुरातत्वविदों ने
इन सभ्यता को खोजने का और उसे समझने का प्रयास है वो किया है। कई अन्वेषण, व्याख्या और विश्लेषण से निष्कर्ष निकाले हैं, जिसमें कुछ असफल भी रहे। तो उन्होंने काफ़ी खोजबीन की। अन्वेषण करना, खोजबीन करना, व्याख्या करना यानी खोजबीन के आधार पर अपना निष्कर्ष देना, विश्लेषण करना यानी कि बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से उसको समझना और फिर उसको निष्कर्ष निकालना, यानी एक तरफा नहीं हो सकता, मतभेद वाला नहीं हो सकता। श्योरिटी तो नहीं है इतिहास में, इतिहास कभी भी श्योर नहीं होता, लेकिन फिर भी आकलन या मूल्यांकन इतिहास है वो जरूर करता है। तो हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता को बहुत सारे इतिहासकारों ने समझने का प्रयास किया है। अगर हम भारतीय इतिहासकारों को ले तो राखालदास बनर्जी है, दयाराम साहनी है, और वहीं अगर यूरोपीय इतिहासकारों को ले तो जॉन मार्शल है, कनिंगम है, व्हीलर है, और भी अनेक इतिहासकारों ने अपना योगदान दिया है इस सभ्यता को समझने में। तो हालांकि हर समय उनको सफलता नहीं मिली, कुछ प्रयास उनके असफल भी रहे, लेकिन फिर भी उनके प्रयास है वो अत्यधिक सराहनीय रहे, जिसके कारण आज वर्तमान में हम इन प्राचीन सभ्यताओं को समझ पा रहे हैं। फिर आपका प्रश्न संख्या 9 है, और प्रश्न संख्या 9 में प्रश्न है कि हड़प्पाई समाज में शासकों द्वारा किए जाने वाले संभावित कार्यों की चर्चा कीजिए। कि हमको इस प्रश्न के माध्यम से ये समझना है कि हड़प्पाई सभ्यता में जो शासक मौजूद थे या जो अधिकारी वर्ग मौजूद था वो अपने क्षेत्रों में किस प्रकार से कार्यों को करवाते होंगे। संभावित कार्य यानी हमें सोचना है, हमें अनुमान लगाना कि वो कैसे कार्य करते होंगे। तो यहाँ पे इतिहासकार क्या अनुमान लगाते हैं वो हम देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के राजनीतिक संगठन के विषय में निश्चयपूर्वक कुछ भी कहना कठिन है, यानी कि अभी तक इतिहासकार इसको पूरी तरह से समझ नहीं पाए कि उनका राजनीतिक ढांचा कैसा था। हमें ज्ञात नहीं है कि हड़प्पा के शासक कौन थे। संभव है कि वे राजा रहे हो या फिर पुरोहित या फिर व्यापारी। कि यहाँ पे इतिहासकार ये कहते हैं कि हो सकता है कि वहाँ पे सत्ता राजाओं के हाथ में रही हो, या फिर हो सकता है कि वहाँ पे पुरोहित के हाथ में, पुरोहित जो कि उस समय का उच्च वर्ग माना जाता होगा, तो उनके हाथ में रही हो, या फिर जो धनी व्यापारी वर्ग वगैरह है उनके हाथ में भी हो सकता है। तो यहाँ पे इतिहासकारों को थोड़ा संदेह है कि राजनीतिक वर्चस्व या राजनीतिक संगठन की मजबूती किनके हाथ में थी। तो यहाँ पे 3 प्रकार का आकलन है वो करते हैं। कांस्यकालीन सभ्यताओं में आर्थिक, धार्मिक और प्रशासनिक इकाइयों में कोई स्पष्ट भेद नहीं था। अब कांस्यकालीन अगर सभ्यता जाए तो यहाँ पर ये सभ्यता है मेसोपोटामिया की सभ्यता, ठीक है ना, जहाँ पे कांस्य के सबसे ज़्यादा सर्वाधिक मात्रा में औजार, उपकरण वगैरह मिले, यहाँ तक कि हथियार भी वहाँ पे कांस्य के बनाए जाते थे। तो आर्थिक, धार्मिक और प्रशासनिक इकाइयों में कोई स्पष्ट भेद नहीं था। वहाँ पे आसानी से इस चीज़ को समझा जा सकता था कि वहाँ शासक वगैरह होते थे। एक ही व्यक्ति प्रधान पुरोहित भी हो सकता था, एक ही व्यक्ति राजा भी हो सकता था। यहाँ पे मेसोपोटामिया की सभ्यता को अगर हम देखें तो राजा शीर्ष हुआ करता था, प्रमुख हुआ करता था। तो राजा के हाथ में कि राजा मंदिर का प्रमुख प्रधान व्यक्ति भी होता था, राजा अपने शासक या प्रशासन में भी प्रमुख भूमिका रखता था, व्यापारिक मार्ग में या व्यापार में भी उसकी स्थिति है वो सबसे उच्च होती थी। तो वो मेसोपोटामिया की सभ्यता में देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर जो है हड़प्पा कालीन सभ्यता के बारे में इतिहासकार श्योर नहीं है। धनी व्यापारी भी हो सकता था। हंटर महोदय यहाँ के शासन को जनतंत्रात्मक शासन में मानते हैं। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता को तो समझ सकते हैं, लेकिन हंटर महोदय जो कि इतिहासकार है, पुरातत्वविद हैं, वो जो है हड़प्पा कालीन सभ्यता को समझते हुए ये कहते हैं कि यहाँ का शासन है वो जनतंत्रात्मक रहा होगा। जनतंत्रात्मक यानी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, जनता का प्रभाव है वो रहा होगा। किंतु पिगाट और व्हीलर ये दोनों ये भी मुख्य कह सकते हैं कि पुरातत्वविद हैं, और इन्होंने भी जो हड़प्पा कालीन सभ्यता को खोजने में, व्हीलर ने हड़प्पा को खोजने में अपना महत्वपूर्ण जो है समय है यहाँ पर गुजारा है। तो उस आधार पे ये लोग कहते हैं कि सुमेर और अक्कड़, या अक्कड़ जो है वो आप अक्कद कर दें। अक्कद जो क्षेत्र है वो मेसोपोटामिया की सभ्यता से रिलेटेड है। सुमेर यानी सुमेरियन सभ्यता जो कि मेसोपोटामिया का ही एक हिस्सा है, अक्कद यानी वो भी मेसोपोटामिया का ही हिस्सा है। तो ये क्षेत्र जो कि मेसोपोटामिया के अंदर है या इराक क्षेत्र के अंदर है। और समान हड़प्पा में, अक्कद के समान हड़प्पा में भी पुरोहित राजा शासन करते होंगे। पुरोहित राजा, क्योंकि अगर हड़प्पा कालीन सभ्यता को देखें तो एक पुरोहित राजा की मूर्ति प्राप्त हुई है, जो कि थोड़ा सा ढांचा है उसका पूरी तरह से आधी मूर्ति ही है, शॉल ओढ़े हुए दिखाया गया, हाथ कटा हुआ है, लेकिन फिर भी इतिहासकार ऐसे मानते हैं कि ये कोई विशिष्ट व्यक्ति राजा या पुरोहित राजा रहे होंगे, जो कि शासन व्यवस्था का जो है भार है वो संभाल रखा होगा उन्होंने। कुछ विद्वानों के अनुसार हड़प्पा साम्राज्य पर 2 राजधानियाँ
राजधानियों हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से शासन किया जाता होगा। अब कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता एक बहुत विशाल सभ्यता थी और ऐसे में जो है इसका भौगोलिक क्षेत्र बहुत अधिक बड़ा होगा, तो यहाँ के शासकों ने या पुरोहित राजा ने अपनी दो प्रमुख राजधानियाँ बनाई होगी और उसमें एक राजधानी का नाम उन्होंने हड़प्पा दिया होगा और दूसरी राजधानी का नाम उन्होंने मोहनजोदड़ो दिया होगा और यहीं से पूरा शासन तंत्र है वो चलता होगा या शासन व्यवस्था है वो चलायमान होती होगी। अब कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि उनके अनुसार संभवतः संपूर्ण क्षेत्र अनेक राज्यों और रजवाड़ों में विभक्त रहा होगा। राज्यों या रजवाड़ों में विभक्त होना यानी कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता काफ़ी विशाल सभ्यता थी, क्योंकि 3 भागों में फैली हुई, पाकिस्तान में जो और हिंदुस्तान में या कह सकते हैं भारत में और फिर अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्र शामिल थे। तो ऐसी स्थिति में इतना विशाल साम्राज्य, इस पर एक राजा अपना पूर्ण नियंत्रण नहीं स्थापित कर सकता था, तो राजा ने अपने राज्य की जो है अनेक भागों में बांट रखा होगा, राज्यों में बांट रखा होगा और रजवाड़ों यानी रियासतों, यानी जहाँ पे कोई ना कोई रियासत या स्टेट्स कह सकते हैं, तो वहाँ पर भी जो है किसी न किसी प्रकार का शासक है वो नियुक्त किया होगा और इस प्रकार से वहाँ की व्यवस्था है वो चलती होगी। उनमें से प्रत्येक की एक अलग राजधानी रही होगी। ऐसा भी इतिहासकार मानते हैं कि जो अलग अलग जैसे राज्य उन्होंने बांटे होंगे, रजवाड़े जो बांटे होंगे और किसी न किसी प्रकार की नियुक्ति उन्होंने किसी न किसी अधिकारी वर्ग की होगी, तो उसमें भी एक की अपनी राजधानी होती होगी। तो ये संभव लगता है क्योंकि इतनी विशाल भौगोलिक क्षेत्र पर एक राजा लगातार शासन या सुदूर स्थानों पर शासन नहीं कर सकता था। राज्यों का विभाजन तो हम अनेक शासनकाल में देखते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि हड़प्पा कालीन जो है राजाओं या शासकों ने इस प्रकार से अपने राज्य को बांटा होगा और उस पर कोई न कोई किसी न किसी प्रकार का अधिकारी नियुक्त कर रखा होगा और फिर उन्होंने अपने स्थान विशेष की अपनी राजधानी भी उन्होंने बना रखी होगी। इस प्रकार से वो शासन व्यवस्था को संभालते होंगे। अगर स्थान को देखें तो सिंधु में मोहनजोदड़ो, पंजाब में हड़प्पा, राजस्थान में कालीबंगा और गुजरात में लोथल। तो सिंधु प्रदेश का मोहनजोदड़ो जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है, पंजाब में हड़प्पा जो कि पंजाब का हड़प्पा जो क्षेत्र है वो भी वर्तमान में जो है पश्चिमी पंजाब है वो पाकिस्तान के अंदर चला गया है और पूर्वी पंजाब है वो भारत के अंदर मौजूद है। तो पंजाब के कुछ हिस्से आज भी हड़प्पा सभ्यता के बारे में जिसकी जानकारी मिलती है, तो पंजाब का स्थान है रोपड़, वहाँ पे जो है सिंधु कालीन सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता से संबंधित अवशेष मिले हैं। इसके अलावा राजस्थान में कालीबंगा जो राजस्थान के हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। कालीबंगा, काली यानी काला रंग और बंगन यानी कि बैंगल्स यानी काली चूड़ियाँ वहाँ पर मिली थी, इसके कारण इसका नाम है वो कालीबंगा पड़ गया। कालीबंगा और पीलीबंगा आप देख सकते हैं। इसके अलावा गुजरात के अंदर लोथल जो कि आज वर्तमान में भी मौजूद है, ये लोथल बंदरगाह जो कि सारी व्यापारिक गतिविधियां यहाँ गुजरात के लोथल बंदरगाह से होती थी और विदेशी व्यापार होता था। तो इस प्रकार से ये अलग अलग राजधानियां हैं, इतने विशाल भूभाग को जो है संभालने के लिए बनाई होगी, ऐसा इतिहासकार कहते हैं। कुछ अन्य विद्वानों के अनुसार या मतानुसार हड़प्पा सभ्यता में अनेक जो है राज्यों का अस्तित्व नहीं था, अपितु यानी कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि अनेक राज्य नहीं रहे होंगे, बल्कि एक ही राजा के नेतृत्व में एक ही राज्य मौजूद रहा होगा, यानी एक ही शासक जो है संपूर्ण राज्य का नेतृत्व संभालता होगा। हड़प्पा सभ्यता के शासन का स्वरूप चाहे जो भी हो, लेकिन इतना तो निश्चित है कि प्रशासन अत्यधिक कुशल और उत्तरदायी था। बिल्कुल राइट है कि प्रशासन हड़प्पा सभ्यता का अत्यंत जो है सुगठित था। हड़प्पाई समाज में शासकों द्वारा अनेक महत्वपूर्ण कार्यों को किया जाता होगा कि शासन व्यवस्था चाहे कैसी भी हो, लेकिन फिर भी जो है समाज के अंदर शासकों का प्रभाव है वो देखने को मिलता है कार्यों के बलबूते के आधार पे। ऐसा प्रतीत होता है कि शासक राज्य में शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आक्रमणकारियों से अपने राज्य की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी होता था। देखिए, शासक के हाथ में सबसे पहले है अपने राज्य की सुरक्षा, और इतना विशाल भौगोलिक क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थान देखते हैं, तो वहाँ पे जरूर राजा की तरफ से अपनी सुरक्षा के पूरे प्रयास है वो किए होंगे। वहीं अगर हम देखें तो हड़प्पाई या मोहनजोदड़ो नामक जो शहर था, हड़प्पाई शहर कह सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का शहर, तो वहाँ पे दुर्ग है वो ऊंचाई पे बने होते हैं, तो समतल शहर वो नीचे की तरफ बनाए होते थे, चारों तरफ परकोटा होता था यानी दीवार भी होती थी, तो राज्य की सुरक्षा के प्रयास है वो होते थे। तो ये सब राजा के जो है आदेश के अंतर्गत ही हो सकते थे, अन्यथा नहीं। इसके अलावा
हड़प्पा सभ्यता में सुनियोजित नगर का मिलना, यानी अगर हम मोहनजोदड़ो की तरफ देखें, या मोहनजोदड़ो में भी सुंदर नाली व्यवस्था मौजूद थी, नगर नियोजन अच्छा था। इसके अलावा जो है विभिन्न प्रकार की बस्तियां बसी हुई थी, समतल शहर थे और व्यापारिक गतिविधियां अच्छी थी, जल निकासी की व्यवस्था अच्छी थी, साफ सफाई की व्यवस्था अच्छी थी। तो ये सारा एक शासक जिसका नियंत्रण प्रबल होगा, जिसका नियंत्रण अच्छा होगा, तभी ऐसा संभव हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। या फिर अधिकारी बहुत अधिक समझदार हो, अधिकारी जिम्मेदार हो, तभी ऐसा संभव हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। इसके अलावा हड़प्पा कालीन सभ्यता में अच्छी सड़कें मिली है, अच्छी सड़कें यानी चौड़ी चौड़ी सड़कें मिली है, यानी छोटी गलियां भी मिली है, तो साथ में जो है 36 और 34 फुट की चौड़ी सड़कें भी मिली है, जिसे हम महासड़कों का नाम दे सकते हैं। और वो भी एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई, समकोण पर काटती हुई बिल्कुल चौराहे वगैरह भी स्पष्ट रूप से बनाए गए हैं। और इस प्रकार से हड़प्पा कालीन सभ्यता में शासकों का नियंत्रण अच्छा रहा होगा। जल निकास की व्यवस्था में देखें तो नाली व्यवस्था भी उत्तम थी, क्योंकि हर घर से नाली निकलती थी, छोटी छोटी नालियाँ, फिर वो एक जो है बड़ी नाली होती थी, उससे मिलती थी हर घर की नालियाँ, और फिर वो बड़ी नाली है वो शहर के एक बड़े नाले में मिलती थी, और फिर ये बड़े नाले का पानी है वो सार्वजनिक रूप से उसकी निकासी है वो बाहर की तरफ होती थी। अब नालियाँ भी होगी, लेकिन नालियों को खुला नहीं रखा जाता था, मच्छर इत्यादि मक्खियों से बचने के लिए नालियों को जो है ढक कर रखा जाता था, और ढके हुए बीच बीच में होल बनाए जाते थे, जिससे नालियों में बैठा हुआ मलबा या गंदगी है वो साफ की जाती थी। हालांकि वो कचरा है वो हटाया नहीं जाता था। तो नाली व्यवस्था के संदर्भ में इतिहासकारों का ये भी मानना है कि जो 18वीं शताब्दी में फ्रांस की, जो कि यूरोप का सबसे सुंदरतम और विकसित शहर था, वहाँ पे भी ऐसी सुंदर नाली व्यवस्था है वो नहीं मिलती है, जैसे कि हड़प्पा कालीन सभ्यता को में देखने को मिलती है। इसके साथ ही वहाँ पर उन्नत व्यापार था। व्यापार अगर हम देखें, आंतरिक व्यापार भी काफ़ी उन्नत था और बाह्य व्यापार भी उन्नत था, यानी मेसोपोटामिया, बहरीन, मेलुहा, जो है अनेक ओमान, यहाँ तक कि व्यापार होता था। अनेक मोहरें मिली है सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड या हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड। तो इतिहासकार ये मानते हैं कि व्यापार, विदेशी व्यापार उन्नत था। और वहीं दूसरी तौर पर माने तो आंतरिक व्यापार भी था कि गणेश्वर से तांबा मंगवाया जाता था, दक्षिण से सोना मंगवाया जाता था। व्यापार में विभिन्न प्रकार के शिल्पकार वगैरह और मनकों के कारखाने मौजूद थे। जो है अनेक प्रकार की मूर्तियां बनाई जाती थी, अनेक प्रकार की शंखों की कटाई की जाती थी, धातु उपकरण, औजार, अनेक प्रकार के आभूषण वगैरह बनाए जाते थे, विभिन्न धातुओं से संबंधित, पत्थरों से संबंधित। तो ये सारी चीज़ें जो है शासकीय नियंत्रण में ही इतना ज़्यादा विकास है वो संभव हो सकता था। तो इसके साथ ही नाप तोल के साधन यानी बाट वगैरह और जो तुला या जो जिसे तोल किया जाता है, तो ये भी था। और साथ में एक रूप मानक यानी कि तात्पर्य है कि मान्यता प्राप्त आकार, मानक यानी मान्यता प्राप्त। अब मानक यानी सब जगह एक जैसे चलेंगे। अगर हम देखें तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और हिंदुस्तान इतना विशाल एरिया जो कि हड़प्पा सभ्यता से या सिंधु सभ्यता से रिलेटेड था, लेकिन वहाँ पे बाट सभी प्रकार के सभी जगह एक जैसे मिले, सभी मानक रूप में बाटों का मिलना यानी मान्यता प्राप्त, यानी यहाँ पर शासक नियंत्रण अच्छा होगा, तभी जो है स्थान स्थान पर चेंज नहीं हुई है चीज़ें, एज इट इज रूप यानी विशिष्ट शैली सब जगह देखने को मिलती है। तो इस आधार पर शासक नियंत्रण या उसका प्रभाव अधिक देखने को मिलता है। इसके अलावा सांस्कृतिक विकास भी देखने को मिलता है। विकसित उद्योग धंधे, संपन्नता यानी समृद्ध सभ्यता मानी जा सकती है आदि इस तथ्य के प्रबल प्रमाण है कि हड़प्पा के शासक प्रशासनिक कार्यों में बिल्कुल रुचि लेते थे और अपनी सभ्यता, अपने राज्य को या अपने भौगोलिक क्षेत्र को आगे बढ़ाने में वो हमेशा कह सकते हैं कि तत्पर रहते थे। संभवतः हड़प्पा के शहरों की योजना में भी राज्य का महत्वपूर्ण स्थान रहा होगा। हड़प्पा के शहर में जैसे मोहनजोदड़ो अगर देखें तो बहुत ही सुनियोजित शहर है वो देखने को मिलता है, बस्तियों के रूप में, समतल शहर के रूप में, नगर के रूप में, किले के रूप में, व्यापारिक गतिविधियों के रूप में। तो ऐसे में शासक के माध्यम से ही उस शहर को इतना विकसित है वो किया गया होगा, तो उसी के शासकीय नियंत्रण में ही ऐसा संभव हो सकता है। इसके अलावा इतिहासकार ये भी मानते हैं कि उनका विचार है कि प्राचीन विश्व में जहाँ जहाँ नियोजित वस्तुओं के प्रमाण मिलते हैं वहाँ इस बात का भी पता चलता है कि सड़कों की योजना का विकास धीरे धीरे नहीं हुआ, अभी तो एक विशेष ऐतिहासिक समय में इसका निर्माण हुआ। यानी सड़कें अचानक से नहीं बनाई गई या धीरे धीरे नहीं हुआ, बल्कि ये एक प्रोसीजर बनाया गया होगा, एक टारगेट बनाया होगा कि सड़कों को बनाना है, और ऐसी स्थिति में राज्य आदेश पारित हुआ होगा। उसके बाद विभिन्न स्थानों पर जैसे बड़ी बड़ी सड़कें वगैरह बनाई होगी और इस प्रकार से सड़कों का निर्माण हुआ होगा। तो
तो ये भी एक उपलब्धि है वो हड़प्पा सभ्यता की मानी जाती है। अनेक विषयों में बस्ती को फिर से बसाने के कारण ऐसा किया गया होगा कि बस्तियां बार बार उजड़ी रही और वापस बसती रही, तो ऐसे में जो है सड़कें वगैरह बनाई गई, तो बस्तियां जब बसी होगी तो इस प्रकार का आकार दिया होगा। इतिहासकारों का विचार है कि हड़प्पा के शहरों की ईंटों का एक जैसा आकार या कड़े प्रशासनिक नियंत्रण के कारण होगा। अब हड़प्पा की सभ्यता की ईंटें भी बहुत बड़ी मात्रा में मिली है खुदाई के दौरान, और ईंटों का स्वरूप या आकार एक जैसा है। तो ये कब हो सकता है कि लार्ज स्केल पे ईंटों की ढलाई की गई हो और साथ में बहुत अधिक मजदूर संघ है इसमें लगाया गया होगा, या शासकीय आदेश की पालना की गई होगी, तभी ऐसी ईंटें सभी जगह एक जैसी ईंटें जो है बड़े पैमाने पर मिली है। और इसके साथ ही लोगों को व्यापक पैमाने पर ईंट बनाने के लिए नियुक्त किया गया होगा। इसी प्रकार हड़प्पा के विभिन्न स्थानों पर एक ही प्रकार के तांबे, कांसे और मिट्टी के बर्तन मिलने से भी यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है। और इसी प्रकार ये भी अनुमान लगाया जा सकता है कि विभिन्न नगरों की योजना भी राज्य द्वारा बनाई गई होगी, यानी विभिन्न नगरों को किस प्रकार से सुनियोजित करना है वो भी राजा के आदेश से होता होगा। विभिन्न स्थलों पर सड़कों और नालियों का निर्माण भी राजकार्य से ही राज्य के द्वारा ही किया गया होगा। उल्लेखनीय है कि हड़प्पा के शहरी केंद्रों की योजना का अध्ययन करने पर वहाँ की नागरिक व्यवस्थाओं की देखरेख और एक विशाल जल निकास व्यवस्था का पता भी चलता। जल निकास यानी नाली व्यवस्था, विशाल जल यानी कि यहाँ पर अगर देखें तो विशाल जलाशय भी मिला है जो कि धौलावीरा के अंदर मिला है, तो जिसमें वो पानी इकट्ठा करते थे और खेतों के लिए सिंचाई के लिए काम में आता होगा, पीने के लिए काम में आता होगा। तो ये सारी सामग्री, ये सारी चीज़ें हैं वो एक विशिष्ट व्यक्ति के माध्यम से या योग्य उत्तराधिकारी, योग्य राजा, योग्य प्रशासक के माध्यम से ही ऐसा संभव हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। या फिर राजा के अधिकारी भी जो होते थे वो जिम्मेदार और काफ़ी कार्यकुशल रहे होंगे, तभी हड़प्पा सभ्यता में ये सारी विशेषताएं हमको देखने को मिलती है। इसके अलावा गली अगर देखें तो गली में बनी ये नाली पूरी शहर नियोजन का एक भाग थी। तो वहाँ पे जो है गलियों के अंदर नालियाँ भी बनी होती थी और बड़ी नाली के अंदर छोटी नालियाँ मिलती थी। घर अपने अपने ढंग से अलग अलग कार्य को नहीं कर सकते थे। इसका स्पष्ट तात्पर्य कि प्रशासन द्वारा स्वयं सभी कार्यों को नियंत्रित किया जाता था, इनकी देखरेख का कार्य किया जाता था। ऐसा लगता है कि शिल्प उत्पादन और वितरण का कार्य भी शासकों द्वारा नियंत्रित होता था। अब शिल्प उत्पादन यानी विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधे भी यहाँ पे चलते थे, विभिन्न प्रकार के कुशल कारीगर वगैरह भी होते थे, तो ये भी शासकीय नियंत्रण में रहते होंगे और इनको बसाया या बस्तियां हैं वो अलग अलग स्थानों पर जो है बसाई जाती थी। यही कारण है कि कुछ उद्योग विशेष रूप से कम वजन वाले कच्चे माल और ईंधन के स्रोत के निकट स्थित होते थे। तो उद्योगों को उन स्थान विशेष की तरफ बसाना जहाँ पे ईंधन प्राप्त हो जाता था या कच्चा माल आसानी से प्राप्त हो जाता था, तो वहाँ पे बसाना ये सब कब हो सकता था, ये शासकीय नियंत्रण में ही संभव हो सकता था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे नगरों में विशाल अन्नागारों का मिलना, यानी अन्नागार यानी शासक अपने जनता के प्रति काफ़ी संवेदनशील रहे होंगे। और अगर हम देखें सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों में जब तक बाढ़ भी आती होगी, तो ऐसे में जो है राजा अपनी प्रजा की चिंता करता होगा या शासक अपनी प्रजा हित की चिंता रहती होगी, तो विशाल अन्नागारों का निर्माण भी किया गया। अब विशाल अन्नागारों को निर्माण भी विभिन्न खाने बनाए गए थे जिसमें विभिन्न प्रकार की फसलों को रखा जाता था और सुरक्षित रखा जाता था। ये ऊंचाई पे बना हुआ मिला है। तो इस प्रकार से कि राजा प्रजा हितैषी होता था और यही वजह है कि उसने अपना विशाल साम्राज्य जो है बनाया था ताकि किसी भावी आपात स्थिति में उसका उपयोग है वो किया जा सके। यानी कभी बाढ़ या अनावृष्टि, अतिवृष्टि या किसी प्रकार के उजाड़ या आक्रमण, तो इन अन्नागारों से अन्न से जनता को बचाया जा सकता था। तो ये जो है शासकों के माध्यम से ऐसा संभव हो कि शासक योग्य या उत्तराधिकारी योग्य होंगे, तभी ऐसी सुंदर व्यवस्था है वो देखने को मिल सकती है। तो ये 3 प्रश्न जो मैंने प्रथम वीडियो बनाए थे पाठ्यपुस्तक के प्रश्नोत्तर, उसमें ये 3 प्रश्न सम्मिलित नहीं किए थे, तो अब मैंने इसको इस वीडियो के माध्यम से डाल दिया है और आशा करती हूँ कि आपके लिए ये वीडियो उपयोगी रहेगा। साथ में ही आपसे निवेदन और अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।